हेलो फ्रेंड्स, बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक सीट लर्नर हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जिसमें टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन के साथ हम लोग इसमें 20 सेट है उसको बनाते हैं, जिसमें है तीसरा टेस्ट सीरीज है। 2 टेस्ट सीरीज पिछला वीडियो में बना दिए, तो उसको देखिएगा और सीट मारिएगा, उसके बाद देखिएगा, उसका व्याख्या के साथ भी है। तो अब आगे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, पहला में है आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो कौन सा देश ने किया महिला विश्व कप की मेजबानी? तो ए में होगा वेस्ट इंडीज ने। फिर है दूसरा में है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये होगा, इसका आंसर होगा कौन सा? सी, 1995 में। तो विश्व संगठन की स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1995 को हुआ, जिसको गैट के नाम से जानते थे। और गैट विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। और उसके बाद कुछ कुछ पॉइंट और जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे गैट गैट की स्थापना कब हुआ? तो 1947 में हुआ। गैट जिसको बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड, इसका स्थापना 1947 में हुआ। और गैट का स्थापना डब्ल्यूटीओ ने लिया है। माने गैट का जो स्थापना किसने करवाया? डब्ल्यूटीओ ने। और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय हो गया जेनेवा। और डब्ल्यूटीओ के व्यापारिक कार्यों की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से एक है। और डब्ल्यूटीओ में कितने देश ने भाग लिया? 164 देश ने भाग लिया। और डब्ल्यूटीओ के 164वां देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। अब वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक कौन है? अब आप लोग को पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, इसको कमेंट में लिखिएगा। तो कमेंट में लिखिएगा तो आप लोग जितना ज़्यादा लिखिएगा उतना ज़्यादा याद रहेगा। तो वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक कौन है? एंगोजी ओंकोजी इवेला। एनगोजी ओंकोजी इवेला। अब आते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा में है रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। तो रिक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है? तो इसका होगा बी में भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। मतलब पृथ्वी के अंतर भूकंप आंतरिक हलचल उत्पन्न होता है, इसका मापा जाता है। और भूकंप का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा? सिस्मोलॉजी के द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। और भूकंपीय तरंगों को किसके नाम रेखांकित किया गया? सिस्मोग्राफिक नामक यंत्र के द्वारा रेखांकित किया गया। क्या? भूकंपीय तरंगों को। रेन गेज से क्या मापा जाता है? वर्षा की मात्रा किससे मापा जाता है? रेन गेज से मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर से किससे मापा जाता है? द्रवों की श्यानता, द्रवों की अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से द्रवों की अपेक्षित घनत्व। और रिक्टर पैमाने पर 5 अंक या कम तो हानिकारक भूकंप की तीव्रता होती है। 5 अंक तक कम हानिकारक भूकंप की तीव्रता होती है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाएगा 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाएगा। और 10 दिसंबर को विश्व मानका 10 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 8 मार्च को मनाया जाएगा क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 17 सितंबर को क्या मनाया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था 17 सितंबर को। और कुछ जान लेते हैं। 3 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस या दिव्यांग दिवस। 18 मई को विश्व टीकाकरण के रूप में जाना जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 5 नंबर में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है कौन? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन जानी जाती है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सरोजनी नायडू जो थी भारत की प्रथम महिला थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। सरोजनी नायडू जो प्रथम महिला थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर का हाल ही में निधन हो गया। तो लता मंगेशकर को 2001
2001 में क्या हुआ, भारत रत्न प्रदान किया गया। और 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर को निधन हो गया, जो हाल ही में हुआ था। उसके बाद है पीटी उषा के बारे में जानते हैं। पीटी उषा को क्या गोल्डन गर्ल के रूप में भी जाना जाता है। और मदर टेरेसा को क्या कहा जाता है, निर्मल हृदय सोसाइटी के संस्थापक कौन है, मदर टेरेसा। और 1969 में और 1969 में नोबेल पुरस्कार मिला किनको, मदर टेरेसा को। और 1980 में क्या हुआ, भारत रत्न पुरस्कार मिला मदर टेरेसा को। उसके बाद है 6 नंबर में, 6 नंबर में क्या है, बिशप किस खेल से संबंधित है, तो बिशप किस खेल से संबंधित है, तो बिशप होगा शतरंज से। सी नंबर में है शतरंज से बिशप। तो शतरंज की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में ही हुआ था। शतरंज की शुरुआत कहाँ हुआ था, भारत में। और चेस बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, तो 64 वर्ग होते हैं। और शतरंज में क्या क्या होता है, जैसे गैम्बिट, चेकमेट, स्टेलमेट, ग्रैंड मास्टर, फिडे, चेक, रैंक, रेटिंग आदि चेस की शब्दावली है। इसमें इम्पोर्टेंट शब्दावली इसमें याद रखिएगा, कहीं भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, कोई भी एग्जाम में है। अब है 7 नंबर में हम लोग आते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जाता है, किन शब्दों में, तो भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है, सार्वजनिक और निजी दोनों में अपना सह-अस्तित्व हो, अपना अस्तित्व हो। जैसे सरकारी और निजी क्षेत्र का साझा भागीदारी, कुछ निजी का, कुछ सरकारी का, इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आते हैं 8 नंबर में। देश का पहला ग्रैंड संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया। 8 नंबर में क्या है, देश का पहला ग्रैंड संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया, तो 8 नंबर में होगा सी, पटना में। बिहार की राजधानी पटना, वहां पर ही खोला गया। अब आते हैं 9 नंबर में। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो 1954 में मिला था, तो इसका होगा बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न पुरस्कार मिला। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन को कब मिला, 1954 में मिला। और उस समय सी राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी भारत रत्न प्रदान किया गया। और राधा कृष्ण का जन्म दिन कब है, 5 सितंबर। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राधा कृष्ण क्या थे, वे उपराष्ट्रपति थे। और एस राधा कृष्ण भारत के 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति, एक बार भारत के राष्ट्रपति पर हुए, नियुक्त हुए। और उसके बाद राधा कृष्ण रूस देश के राजदूत भी नियुक्त किए गए थे। राधा कृष्ण को राज्यसभा का प्रथम सभापति भी थे, क्योंकि उस समय उपराष्ट्रपति ही प्रथम सभापति होता है, सभापति उपराष्ट्रपति होता है, इसीलिए प्रथम उपराष्ट्रपति वही थे, इसके चलते। और रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अब आते हैं 10 नंबर में। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, तो भारत में मुद्रास्फीति को किससे मापा जाता है, इसका आप लोग को इसका आंसर पता होगा कोई, तो इसका होगा थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मुद्रास्फीति मापा जाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति किससे, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। और थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के आधार पर ही मुद्रास्फीति मापा जाता है। थोक मूल्य जो सूचकांक है उसमें जो परिवर्तन होता है उसी के आधार पर मुद्रास्फीति मापा जाता है। अब मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घट सकता है और वस्तु के तुलना में, मतलब मुद्रास्फीति में जो मुद्रा का जो मूल्य है वो घट सकता है, किसके तुलना में, वस्तु के तुलना में। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बाजार में क्या, तरलता में कम करना चाहिए। जब मुद्रास्फीति बढ़ जाए तो उसको रोकने के लिए बाजार में क्या हो, तरलता को कम करना चाहिए। वैसी है जब साख संकुचन के द्वारा मुद्रास्फीति को कम करने में सहायता मिलती है। साख का जो संकुचन है उसके द्वारा मुद्रास्फीति को क्या कम करने में सहायता मिलती है। अब आते हैं 11 नंबर में। माप तौल की व्यवस्था किसके शासन काल में लागू हुआ, तो माप तौल की व्यवस्था किसके शासन काल में लागू हुआ, तो उस समय था कौन, अलाउद्दीन खिलजी के समय में माप तौल की व्यवस्था लागू की गई। अलाउद्दीन खिलजी को अर्थशास्त्री सुल्तान कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को क्या क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्री का सुल्तान कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी मध्यकाल का एकमात्र सुल्तान था जिन्होंने क्या, बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया।
बाजार नियंत्रण व्यवस्था में सर्वोच्च संस्था क्या था? दीवान ए रियासत थी। और दीवान ए रियासत के प्रधान कौन थे? याकूब को बनाया गया था। किसके शासनकाल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और बाजार नियंत्रण व्यवस्था का भय और आतंक पर आधारित था। बाजार नियंत्रण जो व्यवस्था तो उस पर भय और आतंक पर आधारित था। और अलाउद्दीन मसाहत व्यवस्था भी लागू करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक थे। अलाउद्दीन था जो मसाहत व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। और अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत में राजपूतों एवं दक्षिण भारत में सफलता पाने वाले प्रथम मुस्लिम शासक थे। उसके बाद आते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। ये क्वेश्चन तो हल्का है, तो सबको पता होगा इसका आंसर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो इसका होगा सी नंबर, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अब वर्तमान में उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक किसका है? आप लोगों को पता होगा। तो इसमें 82 जो कि शनि ग्रह का, और बृहस्पति का कितना है? तो 79 है। बृहस्पति का कितना ग्रह है? उपग्रह है 79 गो। और शनि का उपग्रह कितना है? 82। इसमें क्वेश्चन आते रहता है, बार बार आता है इसमें। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। अब बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता। बुध, इसमें फैक्ट्स है, पॉइंट है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट जान लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता। अब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा, ये भी जानते होंगे। और मंगल ग्रह पर क्या होता है? लाल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका दो उपग्रह कौन कौन है? मंगल का दो उपग्रह कौन कौन है? फोबोस और डिमोस है, जो कि मंगल का दो उपग्रह है। उसके बाद 13 नंबर में आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? तो यह है विकासोन्मुख, मतलब विकसित है। विकसित नहीं, विकासशील जिसको बोलता है। विकासोन्मुख, अभी विकास हो रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। हम बताए ना अभी कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। एशिया का प्रथम विकसित राष्ट्र कौन है? जो कि हमारे एशिया का जो प्रथम विकसित राष्ट्र कौन है? जापान है। और अल्प विकसित क्षेत्रों में जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है, और विकसित क्षेत्रों में जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान न्यूनतम होता है। इसमें पॉइंट से आप लोग याद कीजिएगा, सुनिएगा बार बार तो याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। 14 नंबर में, किसी व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। तो किसने संभाला? किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में? तो इसका होगा कौन? 14 का होगा बी, गुलजारीलाल नंदा ने पहली बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में संभाला। तो गुलजारीलाल नंदा कब? जब जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो गया, उसके बाद कार्यकारी पदभार संभाला। कब? 27 मई 1964 को गुलजारीलाल नंदा ने का। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई कब? 11 जनवरी 1966 में। उसके बाद दोबारा गुलजारीलाल नंदा ने कार्यकारी प्रधानमंत्री का पद संभाला। और गुलजारीलाल नंदा देश का क्या सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कब उनको मिला? गुलजारीलाल नंदा को तो 1997 में। इससे पूर्व दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी गुलजारीलाल नंदा को मिला था। और कुछ जानते हैं गुलजारीलाल नंदा का प्रमुख पुस्तकें हैं कौन कौन? सम स्पेक्ट्रस ऑफ खादी, फिर है वो अप्रोच टू द सेकेंड 5 ईयर प्लान। ये दो बुक है गुलजारीलाल नंदा को, इसको सुन लीजिएगा और याद कीजिएगा या लिखने की भी कोशिश कीजिएगा। उसके बाद है 15 नंबर में, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो यह ए में होगा 15 का, ये संविधान संशोधन प्रक्रिया से। तो अनुच्छेद 368 किससे है? संविधान संशोधन प्रक्रिया से। तो संविधान संशोधन की 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक साधारण बहुमत, दूसरा 2/3 बहुमत से, या तीसरा 2/3 बहुमत के साथ। माने आधे राज्यों को विधानमंडल के अनुमोदन से होता है। अब है इसमें क्या है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारों का सुझाव देता है। और संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या आता है? देश संपूर्ण या आंशिक भाग में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। और अनुच्छेद 324 में क्या है? निर्वाचन
आयोग के गठन किया गया? तो इस हर क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हम चारों पॉइंट का बता दिए हैं। अब आगे 16 नंबर में, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है? इसमें तो आप लोगों को पढ़ा होगा, तो 16 में कौन सा होगा? 16 का होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो, मतलब दोनों में से कोई ना हो, या किसी का मृत्यु हो गया है या दोनों बाहर गए हो, विदेश गए हुए हो, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वहां संभाल सकता। राष्ट्रपति भारत के इतिहास में केवल एक बार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो कौन थे? एम.एस. हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया था। कब? जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, उस समय उनका मृत्यु हो गया, तो उसके बाद उपराष्ट्रपति बीबी गिरी क्या हो गया? राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए त्याग दे दिए थे बीबी गिरी। तब एम हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। यदि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित न हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति होगा। अगर यदि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो कि उपस्थित ना हो या कहीं गया हुआ हो या बीमार हो, और उस समय उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ जो न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति पद संभाल सकता है। उसके बाद है 17 नंबर में, भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया? भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया? तो इसका होगा 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रध्वज का 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। और मैडम जो कामा थी, वह अगस्त 1907 में विदेश में प्रथम तिरंगा ध्वज स्टुअर्टगार्ड में फहराई थी। इसमें पॉइंट बड़ा मस्त मस्त है, इसको याद कर लीजिएगा। मैडम कामा ने अगस्त 1907 में विदेश में प्रथम तिरंगा ध्वज स्टुअर्टगार्ड में फहराई थी। और भारत में 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। अब 22 जुलाई 1947 को ही संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया था। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थी। और जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी के भी अध्यक्ष थी। अब आते हैं 18 नंबर में, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो इसमें ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते एक राष्ट्रीय वाक है, यह शब्द है जो कि राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र पर आधारित है, अंकित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया? मुंडकोपनिषद से लिखा, जो कि सत्यमेव जयते एक राष्ट्रीय वाक है भारत का। अशोक चिन्ह में अशोक चक्र जो कहाँ से लिया गया? सारनाथ से लिया गया। जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र वह कहाँ से लिया गया? सारनाथ से लिया गया। अशोक चक्र में कितने तिलियां? 24 तिलियां होती है। अब भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। और भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जन गण मन। इसमें याद करिएगा। अब है 19 में, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? भारत में टेलीविजन की शुरुआत 1959 में हुआ। डी नंबर क्वेश्चन होगा। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 1959 में हुआ। और भारत में टेलीविजन का प्रसारण की शुरुआत कहाँ से हुआ? दिल्ली में। कब? 15 सितंबर 1959 को प्रसारण। अब भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? 25 अप्रैल 1982 को। भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत 25 अप्रैल 1982 को। और ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी को कहा जाता है। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी को कहा जाता है। अब बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन मुजफ्फरपुर में 1978 में स्थापित किया गया। तो इसमें देखिए पॉइंट क्या है, भारत में टेलीविजन का प्रसारण की शुरुआत दिल्ली से कब? 15 सितंबर 1959 को हुआ। और भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत 25 अप्रैल 1982 को हुआ। इसमें पॉइंट्स आते रहता है, क्वेश्चन बार बार आता है इसमें। अब है 20 नंबर में, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है क्या है? तो यह है गरीबी एवं बेकारी। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है गरीबी और बेकारी। भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार 21.9% आबादी गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी वह है जो कार्य करने की क्षमता रखता हो और कार्य करने की इच्छा रखता हो, लेकिन योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं मिलता, वही बेरोजगारी है। और नीति आयोग के अनुसार भारत में सबसे अधिक गरीबी राज्यों में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है।
नीति आयोग जो बना है अभी 2014 में, तो उसके अनुसार भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य कौन है? बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश है। अब भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ है? बिहार में ही है। अब भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। अब आते हैं क्या इसमें, इंडिया बिन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया बिन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद, जो कि सी नंबर में है। इंडिया बिन्स फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है अल नदवाह, अल हिलाल, अल बिलाग आदि समाचार पत्र भी मौलाना अब्दुल कलाम के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और अब आते हैं 22 नंबर में, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांग टिसिक्यांग, जो कि चीन में है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग सिक्यांग, जो कि तिब्बत के पठार से निकलकर चीन सागर में गिरती है। यांग सिक्यांग नदी की कुल लंबाई कितनी है? 5,797 किलोमीटर। और यांग टिसिक्यांग चीन की क्या है? सबसे बड़ी नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है, जो कितना है? 6,690 किलोमीटर। और अमेजन नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या सबसे अधिक, इसीलिए इसको चौड़ी नदी कहती है। और भारत में गंगा में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है गंगा है, जो भारत में सबसे जो लंबी नदी है, जो प्रवाहित कितना 2525 किलोमीटर है गंगा। उसके बाद 23 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा? तो ठंडी जलधारा कौन है? इसका होगा सी, लेब्राडोर। लेब्राडोर को ठंडी जलधारा कहते हैं। उसके बाद आते हैं 24 नंबर, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो ये थी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, जो कि सी नंबर में है। भारत की प्रथम महिला राजदूत श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी। और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित यूएनए के अध्यक्ष बनने वाली भी विश्व की प्रथम महिला थी। यूएन के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। और विजयलक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहन थी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष भी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी। ये था इतना विजयलक्ष्मी पंडित। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कुछ। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। और जानते हैं भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। सब इसमें प्रथम महिला के बारे में बता देते हैं, या जो पहली बार है उसमें। और देश की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? श्रीमती राजकुमारी अमृता कौर थी। और यह है क्या, मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी? श्रीमती रमा देवी। उसके बाद इसका और भी देख लेते हैं कुछ कुछ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? न्यायाधीश लीला सेठ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? एम फातिमा बीबी थी। उसके बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कौन थी? कर्णव मलेश्वरी। इसका व्याख्या आप लोग सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, एक वीडियो में आ जाता है इसमें। उसके बाद है 25 नंबर में, भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? यह है ए में 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु और भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर में 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। उसके बाद आते हैं 26 नंबर में, लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो इस 26 का होगा ए, मरकत द्वीप, जो कि लक्षद्वीप समूह में शामिल नहीं है। तो लक्षद्वीप समूह में मरकत द्वीप शामिल नहीं है, लेकिन लक्का द्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप है जो कि लक्षद्वीप समूह में शामिल है। मरकत द्वीप है जो अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में स्थित है, जिसको कोको द्वीप कहते हैं और जिसे मरकत द्वीप भी कहा जाता है। मतलब मरकत द्वीप जो कहाँ, अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में स्थित कोको द्वीप है, वहां पर मरकत कोको द्वीप है, उसी को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। लक्षद्वीप कहाँ? अरब सागर में अवस्थित है। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित? अरब सागर में।
हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मेडागास्कर। और मालदीव क्या है? भारत के निकटतम हिंद महासागर में द्वीपीय देश है। उसके बाद आते हैं 27 नंबर में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में किया गया था? बेलगाम अधिवेशन 1924। तो बेलगाम अधिवेशन 1924 में राष्ट्रभाषा हिंदी को प्रस्तुत किया गया, जिसमें गांधी जी एकमात्र अधिवेशन जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष रहे वो थे बेलगाम अधिवेशन। और कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस संविधान में 1920 में संशोधन किया था। कांग्रेस संविधान में कांग्रेस का कार्यकारी केंद्रीय समिति का गठन कब हुआ? 1920 में। और कांग्रेस की सदस्यता 25 पैसा देकर कोई भी बन सकता है और 1920 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1920 में। अब आते हैं 28 नंबर में, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? तो ए में है 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध लड़ा गया। और उसमें क्या क्या हुआ चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच, जो पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं क्या क्या है, आप लोग को बता देते हैं। तो सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर ने राज पर अधिकार कर लिया और भारत पर स्वाभाविक अपना राज मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या क्या पराजित कर दिया और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित कर लिए। चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर ने, सिकंदर ने जो झेलम नदी के तट था उस पर पोरस को पराजित किया था, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उससे अपना मित्र बना लिया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर द्वारा क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज था जो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। और है मुद्रा राक्षस, जो किसके द्वारा लिखा गया? विशाखदत्त के द्वारा। तो मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है उसमें। किसमें? मुद्रा राक्षस में, जो विशाखदत्त। उसके बाद है सैंडोक्रेटस से किसकी पहचान मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने किया था। किसका? सैंडोक्रेटस के रूप में। मेगास्थनीज काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया और भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उन्होंने अपने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिखा, लिपिबद्ध किया या लिखते गया। कौन? मेगास्थनीज ने। और नगर पालिका प्रशासन द्वारा जन्म मृत्यु का पंजीकरण कार्य मौर्य काल में ही किया गया था। उसके बाद 29 में, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो यह तापमान 45 से 55 डिग्री, ये सत्य नहीं है। कपास की खेती से, कपास की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए? 21 डिग्री से 30 डिग्री तक होना चाहिए। और कपास के लिए काली मिट्टी अत्यधिक उपयोगी है। कपास मिट्टी में जलधारा की क्षमता अधिक होती है। और क्या होता है? कपास मिट्टी को कपासी मिट्टी, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और उसी के बाद काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अब भारत के महाराष्ट्र गुजरात में काली मिट्टी अधिक है। उसके बाद है 30 नंबर में, नागोजी ओंकोजो इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी? इसका होगा, पढ़े थे ऊपर पहले, तो इसका होगा बी में, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला बनी, महानिदेशक बनी नागोजी ओंकोजा इवोला। उसके बाद 31 नंबर में, अमोघवर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? अमोघवर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो यह होगा सी, राष्ट्रकूट वंश का शासक था। कौन? अमोघवर्ष प्रथम। तो अमोघवर्ष प्रथम कब से कब तक था? 1814 से 1800 ईस्वी तक रहा। क्या था? राष्ट्रकूट वंश के शांति काल के महानतम शासकों में से एक थे। कौन? अमोघवर्ष। अमोघवर्ष जैन धर्म को मानने वाले थे। और क्या था? अमोघवर्ष स्वयं को कविराज मार्ग पुस्तक लिखी, स्वयं ही लिखा। अभी अमोघवर्ष ने स्वयं खुद ही लिखा कविराज मार्ग पुस्तक। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब हुई थी? 753 ईसा पूर्व में। किसने किया था? दंती दुर्ग ने। किसका? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। उसके बाद आते हैं 32 में, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया? तो मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हरा दिया? तो इसका होगा तराइन के द्वितीय युद्ध, जो कि बी में नंबर में है।
तो मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और तराइन की प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज, इसमें पृथ्वीराज से पराजित हो गए मोहम्मद गोरी। और तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद गोरी जीत गए और पृथ्वीराज चौहान हार गए। और मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में चालुक्य मूलराज द्वितीय को भी पराजित किया, जो कि गुजरात का था। अब भारत के प्रथम मुस्लिम संस्थापक कौन थे? मोहम्मद गौरी। उसके बाद है 33 नंबर में, अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहां का शासक था, कौन था भाई? तो रामचंद्र था उस समय शासक। अकबर जब 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की, उस समय वहां का शासक कौन था? तो रामचंद्र था। कालिंजर के शासक कौन थे? रामचंद्र थे, जब अकबर ने विजय प्राप्त किया। अकबर ने मजनू खान के किले पर आक्रमण किया, जिसको कलिंजर कहा जाता है। और रणथंभौर के राजा सूरज नारायण, जो कि 1569 ईस्वी में जब अधिकार किया, उस समय अकबर थे, रणथंभौर अकबर के समय में। और असीरगढ़ के किला पर अकबर का अधिकार कब हुआ? 1601 ईस्वी में, जो इनका अंतिम विजय अभियान था। अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात पर भी विजय प्राप्त किया। उसके बाद आते हैं 34 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो 34 नंबर के कौन सा होगा? 34 का आप लोग पता होगा, तो 34 का होगा बी, लोकसभा का विघटन। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो लोकसभा का विघटन प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है। तो शामिल क्या है? तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के विधायी अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 85 में है। और राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान है। राष्ट्रपति पद की चर्चा कितने? अनुच्छेद 52 में है। और अनुच्छेद 53 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। ये हो गया व्याख्या 34 का। 35 का पढ़ते हैं, आप लोगों को बता देते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए? मतलब निम्नलिखित में कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए? तो 35 का कौन है? डी, आर वेंकट रमन निर्विरोध उपराष्ट्रपति कभी नहीं चुने गए। आर वेंकट रमन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित भी हुए थे। नीलम संजीव रेड्डी क्या थे? भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। और नीलम संजीव रेड्डी बीवी गिरी से राष्ट्रपति चुनाव प्रथम बार हार गए थे 1969 में। उसके बाद आते हैं 36 नंबर में, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 226 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया? तो इसका कौन सा होगा? ए, 84वां। किस संविधान द्वारा लोकसभा विधानसभा की सदस्य संख्या को 226 तक अपरिवर्तित करेगा? 84वां। तो 84वां संविधान संशोधन का 2001 के द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या को 226 तक अपरिवर्तनीय रहने दिया। और 99वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई, जिसे उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितना थी? 389, जो अंतिम रूप से 299 ही रह गई थी। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था। अब आते हैं 37 नंबर। 37 में कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूं तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 37 का कौन सा होगा? तो लॉर्ड कर्जन का, बी नंबर में। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला कि जब कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है, तो भारत में जब तक हूं तब तक मेरा एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता करूं। यह कथन लॉर्ड कर्जन का था। लॉर्ड कर्जन गर्म एवं नरम दल के बीच विवाद होने में भी वे संदर्भ में कहा था। जब लॉर्ड कर्जन बोले, जब गर्म दल और नरम दल में जब विवाद हुआ, उसी के संदर्भ में ये बोले थे। लॉर्ड डफरिन के काल में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया। कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में हुआ, जिसमें
कांग्रेस का विरोध करना अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था। और लॉर्ड डफरी ने कहा कांग्रेस अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है, बहुसंख्यक का नहीं। ये किसने बोला? लॉर्ड डफरी ने बोला कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है, बहुसंख्यक का नहीं। अब आते हैं 38 में। ये प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है बराक ओबामा, प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक। 39 में आते हैं। बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? 39 में बांग्लादेश की सीमा कौन भारतीय राज्य छूता नहीं है? तो नागालैंड। बाकी त्रिपुरा तो तीनों तरफ से घिरा हुआ है, असम भी छूता है, नेपाल मेघालय भी छूता है। तो 39 में क्या है? भारतीय राज्य नागालैंड जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, और त्रिपुरा है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। और बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 16 दिसंबर 1971 को हुआ। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक पाकिस्तान के साथ भारत युद्ध हुआ था, उसके चलते बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और 1972 में ही शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। भारत की सीमा से भारतीय राज्य कौन कौन लगा हुआ है? भारत की सीमा बोलते हैं, बांग्लादेश की सीमा के साथ भारतीय राज्य कौन कौन है? एक है पश्चिम बंगाल, फिर असम है, फिर उधर मेघालय, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम। ये सब बांग्लादेश की सीमा से लगी हुई है। उसके बाद है 40 नंबर। किस वस्तु का पालन या शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया गया? कौन सा? तो सी होगा नागर शैली, जो कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया गया। नागर शैली का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया गया। अब भारतीय वास्तुकला की 3 शैली कौन कौन है? एक दक्षिण में द्रविड़ शैली, और बीच में मध्य में भारत में बेसर शैली, और उत्तर में नागर शैली। ये जो पॉइंट है इसको एकदम VVI में आता है। भारतीय वास्तुकला की 3 शैली कौन कौन है? दक्षिण हो गया, नीचे दक्षिण में द्रविड़ शैली, बीच मध्य में बेसर शैली, भारत में बेसर शैली, और उत्तर में नागर शैली। उत्तर में हो गया नागर शैली, इसको रट जाइएगा। अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो स्वाभाविक रूप से नागर शैली वास्तुकला शैली का उपयोग किया जाएगा। उसके बाद आते हैं 41 में। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? इसका होगा सी, मौलाना शौरी ने। मौलाना शौरी ने राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया? तो कल्हण के द्वारा लिखा गया। राजतरंगिणी भारत का एक प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक भी माना जाता है, और कल्हण ने राजतरंगिणी में प्राचीन कश्मीर का इतिहास लिखा था। और कुछ प्रमुख उनके लेखक जान लाते हैं कौन कौन सा बुक है। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? महाकवि कालिदास। कुमार संभव के भी कालिदास, मालविकाग्नि मित्र के भी, और रघुवंशम के भी। और मीन कैंप के लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर। और एज यू लाइक इट के विलियम शेक्सपियर। इसमें इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। उसके बाद 42 नंबर में 79वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता? तो इसका कौन सा होगा आंसर? तो इसका होगा डी नंबर, द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग ने 79वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2022 जीता, जो कि सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है। उसके बाद 43 में क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका होगा बी, सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल ने क्या? क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। और भगत सिंह ने 1928 में क्या? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सोशलिस्ट या समाजवादी शब्द खाली जोड़ दिया, ये भगत सिंह ने। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा 9 अगस्त 1925 को क्या किया गया? ककोरी कांड किया गया, जिसमें रेल के खजाना लूट लिया गया था। उसके बाद है 44 नंबर में देश की प्रथम सावक या बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे?
तो इसका थे 44 का ए में अर्देशीर ईरानी, जो कि बोलती फिल्म आला मारा के निर्देशक थे। अर्देश ईरानी अर्देश ईरानी ने आला मारा फिल्म कब 1931 में बनाया था। अर्देश ईरानी ने 1931 में आला मारा फिल्म बनाया था। अब भारत में प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र है, जो कि मुख्य फिल्म बिना बोलने वाला फिल्म है। राजा हरिश्चंद्र को फिल्म 1913 में बनाया गया था। राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म बनी थी 1913 में बना था राजा हरिश्चंद्र। और दादा साहब फाल्के भारत में फिल्म के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण दिए, इसीलिए भारतीय फिल्म के जनक इनको कहा जाता है, दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। उसके बाद है 45 नंबर में, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजाति कौन सा है। तो कालाहारी में है सी बुशमैन। बुशमैन कहाँ कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश में अवस्थित है, पाया जाता है बोत्सवाना में कालाहारी। और निग्रो जनजाति मध्य अफ्रीका में निवास करते हैं, और सेमाक जनजाति मलेशिया में निवास करता है, और मयोरी जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करता है। उसके बाद है 46 नंबर में, बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया। बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया। तो 1978 बी में होगा, 1978 में पहली बार। तो मुजफ्फरपुर में 1978 में रेडियो स्टेशन बनाया गया, और मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। संचार कहाँ होता है, आयन मंडल के सहयोग से संचार होता है। ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना कब हुआ, तो 1976 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किया गया था। उसके बाद अब 47 में, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो बिहार के किस नेता थे, सी में होगा राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन में भाग लिया या नेतृत्व किया। महात्मा गांधी के साथ प्रथम आंदोलन भारत में कौन हुआ, चंपारण आंदोलन हुआ। और गांधी को लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने किसान की खराब स्थिति के बारे में बताया, जिसमें नील कृषक के बारे में जानकारी दी। और महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत अंतिम रूप से रहने आ गए दक्षिण अफ्रीका से, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 48 में है, नालंदा बौद्ध विहार को किसने ध्वस्त किया। नालंदा में जो बौद्ध विहार था उसको किसने ध्वस्त किया। तो इसमें होगा बख्तियार खिलजी, जो कि डी नंबर में बख्तियार खिलजी ने नालंदा बौद्ध विहार को ध्वस्त किया। बिहार बंगाल में मुस्लिम राज के संस्थापक कौन थे, बख्तियार खिलजी थे। बिहार बंगाल में मुस्लिम राज के संस्थापक बख्तियार खिलजी थे। बख्तियार खिलजी जब सेन वंश की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया, उस समय सेन वंश का शासक कौन थे, लक्ष्मण सेन थे। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया। और ह्वेनसांग का विवरण से हमें क्या मिलता है, कुमार गुप्त प्रथम ने 436 एडी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। उसके बाद वर्धन वंश और पाल वंश के शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण किया था। उसके बाद है 49 नंबर में, जो कि करंट अफेयर है, कौन सा देश विश्व 22 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगा। तो इसका होगा डी नंबर, मिस्र करेगा। उसके बाद है 50 नंबर में, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तो 50 का कौन सा होगा, बाबर आजम ने क्या किया, तोड़ दिया विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में। 50 क्वेश्चन का सीरीज है, इसको देखिएगा आप। इस तीसरा हो गया है। तो अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।